Hello students, today we will discuss about secularization. Okay? आज हम बात करेंगे सेकुलराइजेशन के बारे में. मीन्स उसे हिंदी में कहा जाता है लौकिकीकरण, या उसे हम ये कहें कि धर्म निरपेक्षीकरण, तो भी ये इसका सही वर्ड होगा. ओके, तो सबसे पहले हम उसका मीनिंग देखेंगे कि उसका अर्थ क्या है ना. मीन्स लौकिकीकरण का मीनिंग क्या होता है, इसको पहले किस अकॉर्डिंग देखा जाता था, धार्मिक दृष्टि से, है ना, रिलीजियस वे में देखा जाता था. और अब क्या है, अब उसकी जगह पे इसको तार्किक या बौद्धिक दृष्टिकोण से इसको देखा जाता है. ठीक है, तो इंडिया में जो ये सेकुलराइजेशन है, लौकिकीकरण है, वो ब्रिटिश की देन है, अंग्रेज़ों की देन है. और उन्होंने ही भारत को, हम वेस्टर्नाइजेशन की बात करें या मॉडर्नाइजेशन की बात करें या इस सेकुलराइजेशन की बात करें, तो इन सब से हमको इंट्रोड्यूस कराया, हमको परिचित कराया है. ठीक है, तो अब हम लौकिकीकरण का मीनिंग देखते हैं. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लौकिकीकरण वो प्रक्रिया होती है जिसमें धार्मिक और परंपरागत व्यवहारों की जगह पे तार्किक दृष्टिकोण को एक्सेप्ट किया जाता है, अपनाया जाता है. ठीक है, और तर्कहीन जो व्यवहार होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है. ठीक है, अब ये चीज़ हम देखते हैं. देन हम बात करते हैं कि विल्बर्ट मूर जो है, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है. तो विल्बर्ट मूर ये कह रहे हैं कि मानवीय कार्यों में धर्म की जो भूमिका है उसके संबंध में तार्किक भाव जो होते हैं उनके द्वारा स्थान ग्रहण करना. मतलब धार्मिक विश्वासों और क्रियाओं की जगह पे गैर धार्मिक विश्वास और क्रियाएं जो होती है उनको लेना ही क्या होता है, सेकुलराइजेशन होता है, लौकिकीकरण होता है. ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि जो एम.एन. श्रीनिवास है, उन्होंने इसको किस एस्पेक्ट में लिया है. तो उन्होंने ये कहा है कि लौकिकीकरण शब्द, इस बात से हमें पता चलता है इस वर्ड का कि जिसे पहले धार्मिक माना जाता था और अब उसको धार्मिक नहीं माना जाता, और उसमें क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, विभेदीकरण किया जाता है. और उसकी एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम परिणाम स्वरूप क्या देखते हैं कि समाज के जो विभिन्न, चाहे हम पॉलिटिकल की बात करें, राजनीतिक की बात करें, चाहे हम आर्थिक, कानून और नैतिक इन पक्षों की बात करें, तो ये एक दूसरे के मामले में बहुत सावधान होते हैं. और ईजी वे में अगर हम कहें तो हम ये कहेंगे कि लौकिकीकरण का एक दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, बुद्धिवाद. मतलब बुद्धिवाद में क्या होता है, पारस्परिक जो विश्वास होते हैं, हमारे जो फेथ होते हैं और जो हमारे कंसेप्ट्स होते हैं, जो धारणाएं होती हैं, उनकी जगह पे जो मॉडर्न नॉलेज होता है उसको स्टैब्लिश करना, आधुनिक जो ज्ञान होता है उसकी स्थापना करना. ठीक है, तो अब हम इस अकॉर्डिंग ये कह सकते हैं कि लौकिकीकरण क्या है, वो एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानवीय व्यवहार की व्याख्या हम किस अकॉर्डिंग करते हैं, धर्म के आधार पे नहीं करके बल्कि तार्किक आधार पे करते हैं. मतलब उसका बेस क्या है, उसका बेस रिलीजियस नहीं होके और क्या होता है, कंसेप्चुअल होता है. उसको तर्क के आधार पे, आर्गुमेंट और ये जो तार्किक दृष्टिकोण होता है उसके आधार पे इसको हम देखते हैं. ठीक है, अब अगर हम घटनाओं की बात करें तो जो भी इंसिडेंट्स होते हैं उनका जो संबंध होता है उस आधार पे इसको देखा जाता है. और जो हमारी रूटीन लाइफ है ना, दैनिक जीवन जो है, उसमें अब क्या हो रहा है कि धर्म का इफ़ेक्ट जो हो रहा है, रिलीजियस इफ़ेक्ट जो है वो थोड़ा कम होता जा रहा है. और भावनात्मकता और जो आत्मगतता है उसका स्थान कौन ले रहा है. जो हमारी भावात्मक लगाव था, जो हमारे आत्मगत लगाव थे या जो व्यवहार थे, उनकी जगह कौन ले रहा है, उनकी जगह जो ऑब्जेक्टिविटी है और जो साइंटिफिक वे है ना, वैज्ञानिकता है, वो इनकी जगह ले रही है. ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेकुलराइजेशन की, कि जो ये लौकिकीकरण है उसके प्रमुख तत्व क्या होते हैं, या अगर हम कहें कि उसकी विशेषताएं क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो उनकी हम बात करते हैं. तो उसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो धार्मिकता है उसका ह्रास हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है. मतलब लौकिकीकरण में क्या है, तो लौकिकीकरण की जो वृद्धि होती है उसके होने पे धर्म का जो इफ़ेक्ट है वो कम होने लगता है. और जो ह्यूमन बिहेवियर है या जो सोशल इंसिडेंट्स है उनको एक्सप्लेन अगर हम करें तो उनमें धर्म के जो इंटरफेरेंस है उसको सही नहीं माना जाता है. ठीक है, और धर्म के बेस पे क्या होता है, व्यक्ति की जो सोशल प्रेस्टीज है उसको हम
डिसाइड नहीं कर सकते हैं। जो पर्सन होता है वो जितना ज़्यादा धार्मिक कर्मकांडों में बिलीव करता है उतना ही वो अधिक आज के सोसाइटी में पिछड़ा हुआ, बैकवर्ड माना जाता है। ओके, देन सेकंड हम देखते हैं फिर कि बुद्धिवाद का इम्पोर्टेंस क्या है। तो लौकिकीकरण जो है उसमें तर्क को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और हर सांसारिक घटना का एक्सप्लेनेशन जो है वो कॉजेज़ और इफ़ेक्ट के बेस पे किया जाता है। तो जो जितने भी ह्यूमन बिहेवियर है या समस्या पे जो तर्क किए जाते हैं उनके आधार पे विचार किया जाता है, उनको धर्म और ईश्वरीय आधार पे नहीं देखा जाता है। ठीक है, तो ये जो एट प्रेजेंट जो वैज्ञानिक ज्ञान है, जो साइंटिफिक नॉलेज है, उसके बेस पे ही जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनका सॉल्यूशन देखा जाता है, उनका समाधान किया जाता है और उनके पीछे धार्मिक आधारों को क्या किया जाता है, वो धार्मिक आधार जो होते हैं वो अनएक्सेप्टेबल होते हैं। ठीक है, देन फिर अब हम बात करते हैं किसकी, हम ये देखते हैं कि जो विभेदीकरण है, डिफ्रेंसिएशन जो है ना, तो हम ये देखते हैं कि लौकिकीकरण जो होता है उसमें विभेदीकरण बढ़ता है और जो सामाजिक बात कहें, अगर हम चाहे हम धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक पक्ष या उनके एक दूसरे से उनको अलग करने की बात करें तो इन कामों में क्या होता है, लोग अलग अलग होते हैं और लोग इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब अगर लाइफ से रिलेटेड एस्पेक्ट्स की हम बात करें, जीवन से संबंधित विभिन्न पक्षों की व्याख्या की बात करें तो वो धर्म के आधार पे नहीं होती है। मतलब अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हम ये कह सकते हैं कि पुराने टाइम में राजा धर्म और राज्य दोनों को ही क्या करता था, दोनों का ही होलसोल होता था और उनका संरक्षक होता था। लेकिन अब जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, जो डिफ्रेंसिएशन किया जाता है ना, जो वर्गीकरण और विभेदीकरण किया जाता है, उनमें धार्मिक और राजनीतिक कार्यों का संपादन अलग अलग जो पर्सन होते हैं उनके द्वारा होता है। ठीक है, देन फिर अब हम बात करते हैं किसकी, कि हम ये देखते हैं कि जो वैज्ञानिक अवधारणा है, कंसेप्ट जो है वो कैसा होता है। ठीक है, अभी हमने डिफ्रेंसिएशन की बात की थी, अब हम जो साइंटिफिक कंसेप्ट होता है, वैज्ञानिक जो अवधारणा होती है ना, साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू जो होता है उसको देखते हैं। तो हम ये देखते हैं कि लौकिकीकरण क्या है, एक साइंटिफिक कंसेप्ट है, वैज्ञानिक अवधारणा है और इसमें कोई भी इंसिडेंट जो होता है, कोई भी घटना जो होती है उसका एक्सप्लेनेशन जो होता है वो कॉजेज़ और इफेक्ट्स के आधार पे, कार्यकरण के आधार पे किया जाता है और वैज्ञानिक नियम और सिद्धांतों के बेस पे किया जाता है, ना कि उसे धार्मिक आधार पे देखा जाता है या उसको भावुकता के आधार पे देखा जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि ये क्या है, एक तटस्थ अवधारणा है। मतलब लौकिकीकरण का जो कंसेप्ट है वो क्या है, तर्क और वैज्ञानिकता पे आधारित है और ये मूल्यों पे जोर नहीं देता है और ये संवेदनशील भी नहीं है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि लौकिकीकरण जो है उसमें आत्मगतता देखी जाती है ना, उसमें आत्मगतता की जगह पे क्या देखा जाता है, ऑब्जेक्टिविटी पे जोर दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये जो लौकिकीकरण है इसमें मानवीय व्यवहार और सामाजिक घटनाओं का एक्सप्लेनेशन किया जाता है, वो परलौकिक के स्थान पर अलौकिक मीन्स दिस वर्ल्डली है ना, उस बेस पे किया जाता है। और लौकिकीकरण में जो इमोशंस होते हैं, जो भावुकता होती है, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। ठीक है, तो ये हमने देखे थे इसके, या तो हम इन्हें कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, विशेषताएं भी कह सकते हैं, और उनको मेन एलिमेंट्स जो होते हैं, उनके एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेक्युलराइजेशन, वो भी हम इनको कह सकते हैं, प्रमुख तत्व भी कह सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कि फैक्टर्स प्रोमोटिंग सेक्युलराइजेशन, जो लौकिकीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है, जिनका इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, मॉडर्न एजुकेशन की। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ये जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, तो आधुनिक शिक्षा जो है उसने भी सेक्युलराइजेशन को बढ़ावा दिया है, लौकिकीकरण को उन्होंने बढ़ावा दिया है। पुराने टाइम में शिक्षा किस बेस पे होती थी, रिलीजियस बेस पे होती थी, उसमें प्रायोरिटी किसको दी जाती थी, धर्म को, है ना, धर्म की प्रधानता थी और कुछ ऐसी जातियां थी उन तक ही एजुकेशन लिमिटेड थी। लेकिन अब क्या है, जैसे जैसे वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया जाता है ना, साइंटिफिक नॉलेज दिया जाता है, तर्क और बौद्धिक गुणों का डेवलपमेंट हो रहा है। तो एट प्रेजेंट जो क्या है, शिक्षा किसी भी कास्ट या किसी क्लास तक लिमिट उसकी नहीं है ना, हर पर्सन को शिक्षा का अधिकार है और लोगों को शिक्षा दी जाती है। और भारत में जो मॉडर्न एजुकेशन है वो किसकी देन है, अंग्रेजों की ही देन है, और जिसने भारतीयों को क्या किया था, पाश्चात्य मूल्य, विचार और विश्वासों से इंट्रोड्यूस कराया था। देन फिर हम बात करते हैं कि
क्या है, ये यातायात और संचार के साधन जो है उनका डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन जो है डेवलपमेंट उनका हुआ है। तो प्राचीन टाइम में क्या था, यातायात और संचार के साधनों का बहुत ज़्यादा अभाव था, कमी थी, है ना। उससे क्या होता था, मोबिलिटी नहीं होती थी, है ना, लोगों में गतिशीलता का अभाव था, और वो क्या है, एक ही जगह पे लिमिट उनकी थी कि वो उससे ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते थे, वो दूसरे लोगों के संपर्क में नहीं आए, कांटेक्ट में नहीं आए, वो दूसरे धर्मों के कांटेक्ट में नहीं आए, और उन्होंने अपने धर्म को ही बहुत इंपॉर्टेंस दी और उसे ही श्रेष्ठ माना। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन और संचार के साधनों का डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे लोगों की मोबिलिटी बढ़ी, गतिशीलता बढ़ी, और उन्होंने अलग अलग धर्म, जाति, प्रजाति और इन लोगों से उनका कांटेक्ट हुआ। उन्होंने छुआछूत और भेदभाव को कम किया, उन्होंने इक्वालिटी को अपनाया, है ना, और धार्मिक संकीर्णता जो है वो उनकी कम हुई। तो ये प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं। देन फिर हम देखते हैं कि जितने भी सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो हुए हैं, धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन जो हुए हैं, ठीक है, तो हम उसमें देखते हैं कि भारतीय धर्म और समाज की जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म करने के लिए, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे दयानंद सरस्वती हो, रामकृष्ण परमहंस हो, एनी बेसेंट हो, राजा राम मोहन राय हो, है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, केशव चंद्र सेन हो, चाहे सैयद अहमद का हो, है ना, रानाडे हो, गोविंद रानाडे हो, चाहे महात्मा गांधी हो, इन सब की लीडरशिप में सुधार कार्यक्रम और आंदोलन चलाए गए थे, और ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, आर्य समाज, इन सब इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई थी, है ना। और इन सभी के प्रयत्नों से क्या हुआ, भारतीय समाज में छुआछूत, पवित्रता और है ना, जाति प्रथा और इन सब भेदभावों को, धार्मिक अंधविश्वास जो है उन सबको खत्म किया गया और लौकिकीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिला था। देन आफ्टर अब हम बात करते हैं किसकी, नगरीकरण की। ठीक है, तो अगर हम नगरीकरण की बात करें या अर्बनाइजेशन की, वेस्टर्नाइजेशन की बात करें या अर्बनाइजेशन की बात करें, तो हम देखते हैं कि भारत में जो लौकिकीकरण का प्रोसेस है उसको बढ़ावा देने के लिए ये अर्बनाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन जो है उनका विशेष योगदान रहा है। भारत में जो पश्चिमी सभ्यता है उससे लोगों को परिचित कराने के लिए, इंट्रोड्यूस कराने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने जो काम किया है उसको बहुत ज़्यादा वो सराहनीय है, एप्रिशिएटिंग है ना। और उन्होंने यहाँ पे नई टेक्निक अपनाई, यातायात अपनाए, जैसे जैसे लोग यहाँ से छोड़ के गए हैं, है ना। फिर जो नगरीकरण हुआ तो अर्बनाइजेशन जैसे जैसे हुआ वैसे वैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ है। तो औद्योगिकरण की ये जो प्रक्रिया है वो नगरों में ज़्यादा देखने को मिली और वहीं प्रभावी हुई। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, एजुकेशन, इन सब की सुविधा बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिली। तो नगरों की अगर हम बात करते हैं तो नगरों में ही अलग अलग तरीके के इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई है, व्यवसाय पाए जाते हैं, और उनमें हर तरीके की जाति, प्रजाति और धर्म संप्रदाय के लोग काम करते हैं। अलग अलग लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं, वो एक साथ उनका उठना बैठना होता है, वो एक दूसरे के धर्म का आदर करने लगे हैं और उनमें अपनत्व का भाव आ गया है। तो ऐसी चीज़ हमको देखने को मिली है। देन हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं कि जितने भी ये जो कानून अपनाए गए हैं, ठीक है, तो कानून व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत एफर्ट लगाए हैं कि भारत में लौकिकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए जितने भी समाज थे उनके विभिन्न सामाजिक विधान थे, उनकी इम्पोर्टेंस थी। और जाति निर्योग्यता उन्मूलन अधिनियम 1850, फिर अगर हम बात करें हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लागू किया गया, विशेष विवाह अधिनियम 1954 में लागू किया गया। इस तरीके से क्या है कि ये सारे अधिनियम लागू किए गए और इनके द्वारा जो हिंदुओं के परंपरागत धर्म, विवाह, छुआछूत, इन सब से रिलेटेड जो विचार थे ना वो परिवर्तित हो गए। ठीक है, देन फिर अब हम बात करते हैं किसकी, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना, तो उसमें भी क्या हुआ कि ये जो रूढ़िवादिता वगैरह है इन सब में ह्रास हुआ, इनकी कमी आई, और सरकार ने ऐसे नियम अपनाए, सरकार ने ऐसे कानून, प्रथाएं वगैरह जो गलत प्रथाएं थी उनको ख़त्म करने का सोचा। और भारतीय हमारा संविधान है उसके अंदर जो समानता, एकता और शिक्षा और इन सब के अधिकार जो थे, उन अधिकारों के द्वारा ये जो सेकुलराइजेशन है, जो लौकिकीकरण है, उसको बढ़ावा मिला। ओके, देन फिर अब हम बात करते हैं किसकी, कि ये जितने भी चाहे हम धार्मिक भिन्नता की बात करें, स्वतंत्रता आंदोलन जो हुए, फ्रीडम मूवमेंट जो हुए उनकी बात करें, चाहे हिंदू धर्म में व्याप्त रूढ़िवादिता जो है उनकी बात करें, तो हम ये देखते हैं कि कई टाइम से हमारे यहाँ जो कुरीतियाँ, रूढ़ियाँ चली आ रही है, तो उनमें लोग बहुत श्रद्धा रखते हैं और
उन्हीं के प्रति लोग जागरूक हैं, अवेयर हैं, लेकिन हमको एक दूसरे के धर्म की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ जो हैं उनको भी एक्सेप्ट करना है, उनसे हम परिचित हैं, और हम ये चाहते हैं कि जितना भी ये जितने भी कारक हैं, है ना, वो तो लोगों में धार्मिक सहिष्णुता उससे पैदा होती है और लौकिकीकरण को इनसे बढ़ावा मिलता है। तो ये जितने भी कारक हैं उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारक हैं प्रजातंत्र की स्थापना के, संस्कृतिकरण के, ये सब हमको देखने को मिलते हैं। देन फिर हम बात करते हैं वेस्टर्नाइजेशन की, वेस्टर्न कल्चर की। तो हम ये देखते हैं कि भारत में जो लौकिकीकरण का प्रोसेस है उसको बढ़ाने के लिए देश में क्या है, वेस्टर्नाइजेशन को बढ़ावा दिया गया और उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। भारत को जो है वो पश्चिमी सभ्यता से परिचित कराने का कार्य किसने किया, अंग्रेजों ने किया, और बहुत टाइम तक, है ना। हम बात करेंगे भारत में न्यू जो प्रौद्योगिकी अपनाई गई, टेक्नोलॉजी अपनाई गई, यातायात, संचार, डाक, तार, रेल, शिक्षा व्यवस्था, नवीन ज्ञान की अगर हम बात करें, या विश्वास और मूल्यों का, इन सब की बात करें तो इन सब का इन्वेंशन हुआ, इन सब का सूत्रपात हुआ, और इसी के रिजल्ट के स्वरूप हम क्या देखते हैं, व्यक्तिवाद, भौतिकवाद जो है उनको बढ़ावा मिला, धर्म का प्रभाव बहुत कम हो गया, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमको देखने को मिली। फिर हम बात करते हैं कि जो औद्योगिक है और शिक्षण संस्थाएं हैं उनकी बहुत स्थापना हुई यहाँ पे, है ना। तो उसकी वजह से पश्चिमीकरण की जो ये प्रोसेस है, पश्चिमीकरण का जो प्रक्रिया है, उसने भारतीयों को मानवतावाद और तार्किकता से इंट्रोड्यूस कराया, और उसकी रिजल्ट के रूप में ही हमको लौकिकीकरण में हेल्प मिली है। ठीक है, तो ये जो हमने सब कुछ देखा ये लौकिकीकरण के बारे में था। और फिर हम ये देखते हैं कि जो एम एन श्रीनिवास है उन्होंने लौकिकीकरण के प्रभावों के बारे में भी बताया कि लौकिकीकरण के फलस्वरूप भारतीय समाज में जो परिवर्तन हुए हैं, तो उसके रूप में हम ये देखते हैं कि लौकिकीकरण में क्या हुआ, चेंजेस इन कंसेप्ट ऑफ पोल्यूशन एंड प्योरिटी, है ना, कि अपवित्रता और पवित्रता की धारणा जो है उसमें परिवर्तन हुआ, लोग इस चीज़ से उभर कर ऊपर आए। फिर हम देखते हैं कि ये जो लाइफ साइकिल है और रिचुअल्स जो है उनमें चेंजेस आए, कि लोगों के जीवन चक्र और संस्कार में परिवर्तन आए। फिर लोगों के सामाजिक ढांचा जो है वो परिवर्तित हुआ, उसमें चेंजेस आए, है ना, सोशल स्ट्रक्चर में चेंज हुआ। फिर उनके जो कास्ट स्ट्रक्चर है उस पर प्रभाव पड़ा कि लोग जाति पाति को छोड़कर और उससे ऊपर उठकर एकता के सूत्र में पिरोए हुए रहे। और फिर हम देखते हैं कि ये विलेज कम्युनिटी जो है उस पर इम्पैक्ट रहा, कि ग्रामीण समुदाय जो है उस पर इसका प्रभाव पड़ा। फिर हम देखते हैं कि जो परिवार है, लौकिकीकरण की प्रक्रिया का परिवारों पे भी प्रभाव पड़ा, है ना। संयुक्त परिवार का प्रचलन था पहले, और फिर बाद में न्यूक्लियर फैमिली में वो परिवर्तित हो गए। और हम फिर देखते हैं कि परंपरात्मक जो धर्म है उसमें परिवर्तन हुआ, जो ट्रेडिशनल रिलीजन था उसमें चेंजेस हुए हैं। तो इन सब बेस पे हम ये कह सकते हैं कि लौकिकीकरण की प्रक्रिया के रिजल्ट रूप में हम क्या देखते हैं कि इंडियन सोसाइटी जो है उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, चाहे हम फैमिली की बात करें, चाहे हम कास्ट की बात करें, चाहे हम विलेज लाइफ की बात करें, चाहे हम कम्युनिटी, रिलीजन, है ना, प्योरिटी, इम्प्योरिटी, इन कंसेप्ट्स की बात करें, चाहे हम कर्मकांड की बात करें, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक, इन सभी जो इंस्टीट्यूशंस होती है उनमें कई तरीके के परिवर्तन हुए, है ना, और चेंजेस आए, और उन परिवर्तनों के नए नए स्टेप्स हमको देखने को मिले, है ना। और वो सब क्या है, वो सब वैज्ञानिक, तार्किक और मानवतावादी और बौद्धिक रूप से रहे। ओके, तो हमने आज के लेक्चर में सेकुलराइजेशन का मीनिंग देखा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके एसेंशियल जो एलिमेंट्स थे वो देखे। देन फिर हमने देखा कि क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या इम्पैक्ट रहा इसका। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम अर्बनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।